सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो लास्ट वाले लेक्चर में देखो हम केपी और केसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम कोई भी जनरल रिएक्शन लिखते हैं वेयर ए मोल्स ऑफ ए बी कंबाइंस विद बी मोल्स ऑफ बी और हमें सी मोल्स ऑफ सी मिलता है, डी मोल्स ऑफ डी मिलता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और बैकवर्ड रिएक्शन भी ऐसे ही होता है कि सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी कंबाइन करके आपको ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी दे रहे हैं। तो आप इसके लिए देखिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ना आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रेशर्स की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। सिमिलरली अगर हम इसको पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में लिखें तो क्या आ जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आएगा। ये जो केपी और केसी हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। किस एक्सप्रेशन से कि जो केपी होता है दैट इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, फिर उसके बाद आज के टॉपिक्स देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यू हैव दिस रिएक्शन वेयर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव यू अमोनिया और Kp फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन टू बी दिस 1.44 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो आपने Kc बताना है विद कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो ये देखो क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे। आपको Kp गिवन है, इसके लिए यू हैव टू डिटर्मिन Kc। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। देखिए जब आप Kp निकालते हो तो प्रेशर्स आप मोस्टली एटीएम में डालोगे, जब आप Kc निकालते हो तो कॉन्सेंट्रेशंस यूज करोगे, तो जो कॉन्सेंट्रेशंस होंगी वो आप मोल्स पर लीटर में डालोगे। ठीक है, तो Kp अगर आपने कैलकुलेट किया है बाय टेकिंग प्रेशर्स इन एटीएम, Kc आपने कैलकुलेट किया है बाय टेकिंग कॉन्सेंट्रेशंस इन मोल्स पर लीटर, तो R की कौन सी वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। R की वैल्यू आप यूज करोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो और देखो क्या आंसर आएगा आपका। देखो जो ये टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी किस में पुट किया जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 273 ऐड कर दीजिए तो 773 केल्विन आ जाएगा। ये वैल्यूज को बस आपने यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है। डेल्टा एन जी आप देख लीजिए रिएक्शन के लिए कितना आएगा। ये आपकी रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो डेल्टा एन जी इसके लिए कितना आएगा, प्रोडक्ट साइड कितने गैशियस मोल्स हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट साइड कितने गैशियस मोल्स हैं, 4 है, डेल्टा एन जी इज -2। तो Kc हमने डिटर्मिन करना है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारी कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो here you have been given Kp for this reaction. This is 0.03 atm at 427 degrees Celsius. Pressure is, partial pressures are expressed in terms of atmosphere. Kc for the same reaction is. तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से आप कर सकते हो। ये आपके पास रिएक्शन है, Kp गिवन है, यू हैव टू डिटर्मिन Kc। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट साइड वी हैव 5 गैशियस मोल्स, रिएक्टेंट साइड 4 गैशियस मोल्स हैं, डेल्टा एन जी इज 1, Kp is given to be 0.03 atm
के सी इज गिवन, के सी हमने कैलकुलेट करना है। आर टी क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर विल बी 427 डिग्री सेल्सियस दिया है आपको, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस 273 कर दीजिए तो आपके पास 700 केल्विन ये टेम्परेचर आ जाएगा। और डेल्टा एन जी हमारा 1 है, इसको आपने सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ओके, तो ए आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब केपी के यूनिट्स जैसे एटीएम कैसे आए हैं ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप यूनिट्स ऑफ केपी डिटर्मिन करना चाहते हैं इस केस में, या केसी डिटर्मिन करना चाहते हैं, हम केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके लिए। केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl रेज टू द पावर 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली साइड देखो एटीएम वाली कितनी टर्म्स हैं, ऐसे 5 टर्म्स आ जाएंगी, नीचे एटीएम वाली 4 टर्म्स आ जाएंगी, तो बचेगा क्या, एटीएम आ जाएगा ना। तो ये जो केपी के यूनिट्स होते हैं ना, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं, फिक्स नहीं रहते। देन चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे केसी के लिए भी कर सकते हो ना, केसी के लिए जैसे इस केस में मोल्स पर लीटर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, N2O4 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, NO2 N2O4 में जा रहा है, Kp जो है इट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू दैट ऑफ Kc, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो आपने बताना है कि दिस इज अटेन्ड व्हेन टेम्परेचर इज, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन, 273, 12.19। तो आप करो ये सॉल्व। अब देखो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन इज 1, वो तो आपको दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड 2 गैशियस मोल्स, रिएक्टेंट साइड 1 गैशियस मोल है, और Kp आपको बोला गया है कि Kc के इक्वल है। Kp जब आप निकालोगे ना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहता तो वो आप प्रेशर एटीएम में ही लेते हो, और Kc जब आप डिटर्मिन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आर ऑलवेज टेकन इन मोल्स पर लीटर। तो R की वैल्यू भी आपने 0.0821 ही यूज़ करनी है। तो आप इतना समझते हो कि 1 इज इक्वल टू RT रेज टू द पावर 1, तो 1 विल बी इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0.0821, तो दिस विल बी 12.19 केल्विन। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करें, चलो फिर नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp विल बी लेस देन Kc। Kp का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो Kc से कम किस केस में आएगा। देखिए Kp Kc से कम कब होगा, जब ये पूरा फैक्टर लेस देन 1 हो, दिस फैक्टर शुड बी लेस देन 1, और ये लेस देन 1 कब होगा ये आपने देखना है। तो आपका जो डेल्टा एन जी है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब देख लो डेल्टा एन जी किसके लिए लेस देन 0 आएगा, इसके लिए तो डेल्टा एन जी विल कम आउट टू बी 1, इसके लिए डेल्टा एन जी 0 होगा, तो इसके लिए Kp और Kc सी ऑप्शन के लिए इक्वल आएंगे। नेक्स्ट वाले केस के लिए डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू -2, और
उससे नेक्स्ट वाली रिएक्शन के लिए भी डेल्टा एन जी आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में अगर आप देखोगे डेल्टा एन जी विल बी लेस देन 0, तो के पी विल बी इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू द पावर -2। ये क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर। ठीक है, आर टी की तो कुछ वैल्यू आएगी ना आपकी, तो जब इसको स्क्वायर करोगे तो के सी को आप डिवाइड कर दो इस आर टी स्क्वायर से, तो ओवरऑल जो आपका के पी होगा दैट विल कम आउट टू बी लेस देन के सी। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो टेम्परेचर तो यूजुअली आप रूम टेम्परेचर कंडीशन ले लो, इसको 298 केल्विन 300 केल्विन लेके देख लो। आर टी तो 1 से बड़ा ही होगा ना नॉर्मल कंडीशन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ रिएक्शन द रेट ऑफ in a reaction the rate of a reaction is proportional to its active mass, the statement is known as। तो ये आप बताइए क्या, ये तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। किसी को लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारा ए सिंपल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 16th का आंसर बताइए। बिल्कुल थियोरेटिकल, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने पूरा डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया दोबारा से डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि जितनी अमोनिया फॉर्म हो रही होगी उतनी अमोनिया डिकम्पोज हो रही होती है उसी इंस्टेंट पे। तो सेम अमाउंट ऑफ एमोनिया इज फॉर्म्ड एज इट इज डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, रिएक्शन रुकती नहीं है, डायनेमिक रहता है, दोनों साइड रिएक्शन होता रहता है बाय द इक्वल अमाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है फॉर दिस इक्विलिब्रियम। जैसे केसी लिखना है हमने, ये हमारे पास एक गैशियस रिएक्शन है, गैशियस रिएक्शन गिवन है। आप इसका केसी कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में आएगी और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो पावर्स बन जाएंगी। डिनोमिनेटर में आपके पास रिएक्टेंट्स आएंगे। और जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो इनकी पावर्स हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। क्या आंसर है हमारा, बी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो हम इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा, केसी लिखना चाहते हो तो वो ऐसा आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू द पावर 4। बस ये इसका केसी का एक्सप्रेशन है। देखो जब भी आप केपी या केसी लिखोगे, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिव मासेस होते हैं, उनको कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाता है, यूनिटी एज्यूम कर लिया जाता है। प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, प्योर लिक्विड्स अगर आपके एक्सेस में हैं आर नॉट रिटर्न इन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी और केपी। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उनके जो एक्टिव मासेस हैं उनको हम 1 ले लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं। आर ट्रीटेड टू बी यूनिटी। तो अगर आप इसका ये जो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है Fe3O4, इसका एक्टिव मास केसी के एक्सप्रेशन में लिखोगे भी तो वो क्या आएगा, वो 1 होगा। ये सिमिलरली आयरन क्या है आपका, सॉलिड फेज में है ना, तो ये फेज पे आपने ध्यान देना है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है,
तो इन दोनों के जो एक्टिव मासेस होंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे, वो 1 लेनी है आपने। सिमिलरली अगर हम Kp का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं इसके लिए, तो वो भी कैसा आता, इट विल बी सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 4, सॉरी ये 4 आना था, मैंने स्क्वायर लिख दिया था यहाँ पे, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इस केस में एक्टिव मास ऑफ Fe3O4 एंड आयरन सॉलिड, ये हमने 1 लिया है, यूनिटी लिया है। तो ये बेसिकली Kc Kp के एक्सप्रेशन में लिखे ही नहीं जाएंगे प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स। जैसे हम लिक्विड की भी एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखते हैं। शायद आपने जूनियर क्लासेस में क्लास 10th में पढ़ी हुई है कि एस्टर्स को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स। सबने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो पढ़ी हुई है ना, तो अभी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो जैसे मैंने एस्टर लिया, कोई एस्टर्स पता ना क्या होते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ये मैंने इथाइल एसीटेट लिया है, इसको ना हाइड्रोलाइज करवाते हैं पानी के साथ ना, रिएक्ट करवाते हैं, पानी में डाल देते हैं इसको। वाटर हमारा सॉल्वेंट रहता है, और वाटर सॉल्वेंट भी है, देखो वाटर रिएक्टेंट भी है इस केस में। तो ये हमें एसिटिक एसिड दे देगा और इथेनॉल दे देगा। ठीक, एक्वस मीडियम में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, ये वाटर रिएक्टेंट भी है, सॉल्वेंट भी है। देखो जो सॉल्वेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जब सॉल्वेंट भी आपका रिएक्टेंट का काम करता है ना, तो वो थोड़ा बहुत ही रिएक्ट करता है, उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो रिएक्शन में थोड़ा बहुत कंज्यूम भी हो जाएगा तो उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट मोर और लेस उतनी ही रहती है। ठीक है, तो इसका अगर जैसे हम Kc लिखें तो वो क्या आएगा, देखो एसिटिक एसिड, पहले हम प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट आपका क्या है, ये इथाइल एसीटेट है और वाटर है। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि वाटर आपका रिएक्टेंट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट्स हम जो लेते हैं वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़े होते हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वेरी नहीं करती, ऑलमोस्ट उतनी रहती है। तो ये जो टर्म है दिस विल बी कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, वही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिंपली हमें प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं उनको Kc या Kp के एक्सप्रेशन में नहीं लिखना होता। तो ये जो मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जैसे करवाई है, ये मैंने एक्वस मीडियम में करवाई है, तो मैं सिर्फ इसके लिए Kc लिख सकता हूँ, Kp नहीं लिख सकता। Kp क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्वस फेज में है, ना कि गैसियस फेज में। तो कोई रीज़न लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि वाटर बीइंग सॉल्वेंट ऑल्सो is present in excess and its concentration does not vary over the course of reaction. Yeah, its concentration remains practically constant. ये Kp के एक्सप्रेशन में पावर 4 कैसे आई है, ये देखो, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं। तो बस जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो पावर बन जाएगी, वो एक्सपोनेंट बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का या पार्शियल प्रेशर वाली टर्म्स का। हो गया। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं फिर कि वी हैव 0.2 moles of N2O4 and these many moles of NO2. These were present in 2 liters of solution. K equilibrium for this reaction हमने डिटर्मिन करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कि एट इक्विलिब्रियम 0.2 moles of N2O4 have been taken. नहीं, इक्विलिब्रियम पे 0.2 moles of N2O4 and 2 into 10 raised to the power minus 3 moles of NO2 were present in 2 liter of solution. तो आपने के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो ये सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप केसी कैलकुलेट करोगे। तो केसी के लिए देखो करना क्या है, हमने रिएक्शन हमारे पास ये है कि N2O4 कन्वर्ट हो रहा है 2 moles ऑफ NO2 में, और इक्विलिब्रियम पे आपको कॉन्सेंट्रेशंस मालूम है कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन 2 into 10 raised to the power minus 3, ये मोल्स पर लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम करोगे ना, वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर्स है, तो ये NO2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.2 मोल्स अपॉन 2 लीटर सॉल्यूशन है आपके पास। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, के इक्विलिब्रियम जो कि आपका बेसिकली केसी है वो कितना आ जाएगा, इट विल बी NO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज तो पुट करनी है। दिस विल बी 10 raised to the power minus 3 square अपॉन 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10 raised to the power minus 5। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन इसी तरीके से डिटरमिन की जाती है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, उसकी क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी और केपी, इनकी वैल्यू वेरी नहीं होती फॉर अ गिवन रिएक्शन। इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन। आप इनिशियली जितने मर्जी रिएक्टेंट्स ले लो, जो के इक्विलिब्रियम केसी या केपी की वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज स्टे द सेम एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब जैसे हम ये इक्विलिब्रियम देखते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बन रहा है। तो इनिशियली आप कंटेनर में 10 मोल्स नाइट्रोजन ले लो और 20 मोल्स हाइड्रोजन ले लो, और इस कंटेनर को ना बहुत समय के लिए छोड़ दो ताकि इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। जब इक्विलिब्रियम इसमें एस्टैब्लिश होगा ना, तब आप क्या करो, तब एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, और उन्हें इस एक्सप्रेशन में डाल दो जो हमारा केसी का एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, तो केसी की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लेट्स से नाउ आई स्टार्ट विद अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, कि मैं 10 मोल्स नाइट्रोजन और 20 मोल्स हाइड्रोजन की जगह आई टेक 0.01 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 20,000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली, और मैंने इस कंटेनर को बहुत ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना, अब दोबारा से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर करेंगे विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर केस। ठीक है, जो हमने पहले इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस देखी थी ना नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया की, इस बारी जो नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा विद दिस सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। बट जब आप ये नई वाली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को भी केसी के एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आप देखोगे कि केसी की वैल्यू उतनी ही आएगी, ये वेरी नहीं करेगी। तो जो केसी की वैल्यू है दिस विल ऑलवेज स्टे द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन। कि इनिशियली आप जो मर्जी रिएक्टेंट्स ले लो,
जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जब कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करके आप इस केसी के एक्सप्रेशंस में पुट करोगे वैल्यूज को, तो आप देखोगे केसी की वैल्यू हमेशा ही सेम आएगी। केसी की वैल्यू सिर्फ एक सिनारियो में एक सिनारियो में वेरी करेगी, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे रिएक्शन का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, होगा ऐसे, हम सॉल्व भी करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है कि इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम विल आल्सो बी रिवर्स्ड। तो लेट्स से मैंने ये इक्विलिब्रियम लिया और इसके केसी की जो वैल्यू आई दैट इज K1। मैंने इस रिएक्शन को ना रिवर्स कर दिया। जब मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसका जो केसी का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको मैं केसी डैश बोल देता हूं एंड इट विल बी इक्वल टू 1/K1। अब देखिए ऐसा मैंने कैसे लिखा है। तो K1 हमारा क्या था, इट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ये हमारे लिए K1 का एक्सप्रेशन था। अब इसको हम Kc डैश बोल देते हैं। तो इसके लिए अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या आएगा, बिल्कुल उल्टा आ रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो Kc डैश है वो हमारे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इनवर्स है। ठीक है, रिएक्शन जब रिवर्स होती है तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर n, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो nth पावर से बढ़ जाएगा। जैसे हमने कोई भी इक्विलिब्रियम लिया वेयर a moles, वेयर सम रिएक्टेंट a इज गेटिंग कन्वर्टेड टू b, तो इसके लिए हम k इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। इसको अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हो, इस रिएक्शन को मैं एक n के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो n मोल्स ऑफ a n मोल्स ऑफ b दे देंगे। अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा ना कि n अब मेरा क्या बन जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये पावर बनेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की भी पावर n आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की भी पावर n आ गई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर n। ये हमारा क्या है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिंपली k। तो जिस भी फैक्टर से आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा और पुराने वाले में क्या रिलेशन होगा, पुराने वाले की वो पावर बन जाएगी वो फैक्टर, और आपके पास नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। k डैश इज सिंपली K1 रेज टू द पावर n। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है ऑन एडिंग द टू रिएक्शंस, जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं दोज विल गेट मल्टीप्लाइड। अब जैसे इसको आप कैसे सोच सकते हो कि लेट्स से वी हैव टेकन दिस रिएक्शन जहां N2 और O2 मिलके 2 मोल्स ऑफ NO बना रहे हैं और NO और O2 मिलके NO2 बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 + 2O2 विल गिव अस 2 मोल्स ऑफ NO2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, वो क्या आएगा देखिए, NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2। K2 क्या आएगा, इट विल बी NO2 स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर इंटू O2। और ये हमारा क्या आएगा, K3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप देखिए क्या आएगा, इट विल बी NO2 स्क्वायर और
N2 इंटू O2 स्क्वायर। तो आप चेक करो कि क्या K1 और K2 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास K3 का एक्सप्रेशन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो NO स्क्वायर N2 इंटू O2, अब K2 का एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं? बहुत सारी चीज़ें देखो कैंसिल आउट होंगी। NO स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? NO2 स्क्वायर अपॉन N2, और O2 की दो टर्म्स हो गई ना हमारे पास, तो दिस इज O2 स्क्वायर। तो आप इतना समझते हो कि ये तो सेम ही चीज़ आ गई है एज K3। तो हम बोल सकते हैं ना कि व्हेन वी ऐड द टू रिएक्शंस, जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, दोज विल गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, ऐसे अगर आप तीन रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतने फैक्टर्स नोट कर सकते हो अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, वो चाहे Kc हो या Kp हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस मीन्स कि आप अगर कोई भी रिएक्शन लिखते हो, जैसे मैंने ये रिएक्शन ले ली, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, इसके लिए जो Kc की वैल्यू आएगी वो डिपेंड नहीं करेगी कि आप स्टार्टिंग में कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स ले रहे हो। तो मैंने जैसे कंटेनर में पहले कुछ 10 मोल्स नाइट्रोजन ली थी और 20 मोल्स हाइड्रोजन ली थी, ये तो मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस मेरे को पता है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लेट से 1 लीटर है। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाएगी, अमोनिया दोबारा से फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगी, कुछ टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने में। वंस द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड तो आप कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मेजर कर लो। वो जब कॉन्सेंट्रेशंस आपको पता लग गई, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सबकी पता लग गई, उनको आप इस Kc के एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। यहाँ पे Kc की कुछ वैल्यू आएगी, उससे बिल्कुल आएगी ना। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से रिपीट करना है बाय टेकिंग अ कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, जहाँ पे मैंने 10⁵ मोल्स लेट से हाइड्रोजन के ले लिए और 0.01 मोल्स मैंने नाइट्रोजन के ले लिए। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी और एमोनिया हमें मिलेगी। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना, हम दोबारा से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करेंगे कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और एमोनिया की कितनी है। तो तीनों की कॉन्सेंट्रेशंस अब डिफरेंट आएंगी पहले वाली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, बट ये नई वाली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को भी जब हम इस Kc के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हम देखेंगे Kc की वैल्यू सेम आ रही है। आपने बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बिल्कुल डिफरेंटली। इस बार इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस भी पहले के कंपैरिजन में डिफरेंट थी, बट जब भी आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को चाहे जो मर्जी हो, जब आप उनको यहाँ पे पुट करोगे, एमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को अपॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, तो जो Kc की वैल्यू आएगी वो हर केस में इक्वल आती है। फिर सेकंड तो इजी है कि अगर आप रिएक्शन उल्टा करोगे तो Kc की जो वैल्यू है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो इन्वर्स हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंट्यूटिवली आप जज नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स लेने से Kc की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, Kp की चेंज होनी चाहिए, नहीं होती है, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास K1 है, फिर हाफ मोल ऑफ N2 हाफ मोल ऑफ O2 जब कंबाइन करती है NO मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, ये K3 और ये K4। तो आपने करेक्ट रिलेशन बताना है कि क्या है। K1 के साथ सबको रिलेट कर सकते हो आप, तो जल्दी से बताना है आपने। सारे रिलेशंस चेक करते हैं।
तो देखो, ये हमारी जैसे प्रिंसिपल रिएक्शन हो गई, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। हमने हाफ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारे पास ये गिवन रिएक्शन है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा उसकी भी पावर क्या बन जाएगी, हाफ बन जाएगी ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद इस रिएक्शन को आपने क्या किया है, देखो फर्स्ट रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी है, आपने इन्वर्स की है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो K3 विल बी इक्वल टू K1। और ये जो रिएक्शन है, ये सेकंड वाली रिएक्शन की बिल्कुल उल्टा है ना, उसको हमने रिवर्स किया है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। K4 विल बी इक्वल टू 1/K2। तो अब रिलेट कर लो आप सबको, सारे करेक्ट आ रहे हैं। K1 इंटू K3 देखो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं, रूट ऑफ K1 इंटू K4, तो हम 1/K2 को रूट ऑफ K1 लिख सकते हैं। तो K4 इंटू रूट ऑफ K1 इज 1, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब रूट K3 इंटू K2 1, रूट K3 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/√K1। और K2 क्या हो जाएगा, इट विल बी रूट ऑफ K1। तो ये वाकई क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ द रिलेशंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जो K इक्विलिब्रियम है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, बस आप इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कर लोगे तो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देगा, बैकवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देगा। ठीक है। फिर जो वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम है, Kc या Kp, फॉर एनी गिवन रिएक्शन इट वेरीज विद टेम्परेचर ओनली। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये वेरी कैसे करती है, इट इज़ गिवन बाय वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन ये है कि ln of K equilibrium will be equal to minus delta H by R plus some constant। ठीक है, या इसको याद रखने के लिए ये फॉर्म याद रखो, ln K2 by K1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर भी था, माइनस रहने दो, डेल्टा H बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो वैन हॉफ इक्वेशन है, दिस गिव्स अस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K2 और K1 are equilibrium constants at temperatures T1 and T2 and T1 respectively। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H is the enthalpy of reaction। ये सेम ही रिलेशन है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, कहाँ से आई हैं वो भी हम कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। बट उससे पहले कि
मैं आपको डेरिवेशन बताऊं, आप ग्राफ बताओगे कि कैसा आएगा। इधर मैंने ln के इक्विलिब्रियम लिया है और यहाँ पे मैंने 1/t लिया है। तो आप बताओगे ग्राफ किस तरीके का आपको दिखेगा। स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप आपने बतानी है। जैसे ln की जगह चलो log ले लेते हैं, बुक्स में log गिवन होता है, तो कोई बात नहीं। हमने जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा था, पता नहीं ये कहाँ से आया, अभी पता करना है हमने इसके बारे में। ये एक्सप्रेशन था ना, अभी बताया आपको, तो इसको हम log की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। log अपॉन के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 2.303 का फैक्टर आएगा। इसको ना इधर वाली साइड ले जाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। सम कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन 2.303। तो ये देखिए, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारी स्लोप है और ये कुछ कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी आएगी? ऐसी आएगी। जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, अब ये वैन होफ इक्वेशन देखो आई कहाँ से है। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी यूजेज देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो गिब्स एनर्जी चेंज हमें पता है कि क्या होता है। डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये तो हमने पढ़ा है। अब डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से रिलेटेड हैं, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में हमने डिराइव भी किया हुआ है। वैसे उसकी डेरिवेशन ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। सिर्फ आपने याद रखना है ये रिजल्ट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। क्या आ गया? इट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। आर टी से डिवाइड कर दो आप, माइनस आर टी से डिवाइड कर दीजिए। एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अब आप समझ सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है और ये जो इक्वेशन लिखी है सेम ही है। तो अभी किसी ने पूछा था कि सर ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारी वैन होफ इक्वेशन है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है इस तरीके से। आप लिख के छोड़ सकते हो, ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पे। कि जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पिछली वाली जो हमने इक्वेशन निकाली है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाई डी टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। आप दोनों साइड टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप देखोगे ये हमारे पास वैन होफ इक्वेशन आ जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। मेनली हमें ये पता रहनी चाहिए। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सी है? ये वाली फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अगर किसी को ये डाउट है कि ये फॉर्म कैसे आई है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि जैसे एट टेम्परेचर T1
द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज k1, तो ln k1 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर T1 प्लस सम कांस्टेंट C, जो हमारा डेल्टा एस नॉट बाई आर है. डेल्टा एस नॉट इज द एंट्रोपी चेंज. तो एट टेम्परेचर T2, K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है दैट इज K2, तो ln K2 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट आर T2 प्लस C. दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ln K2 माइनस ln K1 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1. और ln K2 माइनस ln K1 क्या हो जाएगा? लॉ की प्रॉपर्टीज आप जानते हो. ln K2 बाई K1 हो जाएगा और माइनस साइन आप अंदर ले जाइए. दिस इज डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर डिपेंडेंस बताएगी. क्लियर है? अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, और अगर एक्सोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. अब ये जो मैंने बताया है आप थोड़ा खुद से सोचोगे, हम इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं. देखो ये वैन हॉफ इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड है, कोई ज़रूरी नहीं कि गैसियस हो. ये सॉल्यूशंस फेज में भी अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तब भी ये वैलिड है. दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज सेम ही आएंगी. डेल्टा एस नॉट बाय आर है ना, आर तो कांस्टेंट है और एंट्रोपी चेंज भी जो होगा वो टेम्परेचर के साथ किसी रिएक्शन का वेरी नहीं करता है. एटलीस्ट हमारी अजम्पशन यही रहती है. डेल्टा जी नॉट इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, जब आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं एज पर द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा था वो ये था कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ. तो क्या बोला है दोबारा से सुनो. इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच नॉट अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर. T2 हमने T1 से ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती. अब ऐसा कैसे बोला जा सकता है एकदम से, तो उसके लिए थोड़ी मैथ्स की हेल्प लेते हैं. तो हमने ये वैन हॉफ इक्वेशन दोबारा से लिख लेंगे. इस तरीके से लिख ली, बिल्कुल लिखी जा सकती है ना. एलसीएम ले लिया बस ये टेम्परेचर वाली टर्म्स का. तो अगर देखो T2 T1 से ज़्यादा है तो दिस मीन्स T2 माइनस T1 इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी. आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है. अब राइट हैंड साइड का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो किस किस टर्म पे है? वो डेल्टा एच नॉट पे है. अगर तो देखिए रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई तो डेल्टा एच नॉट वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. तो ln K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. तो दिस मीन्स K2 विल बी ग्रेटर देन K1. ठीक है, तो K2 बाई K1 की वैल्यू डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होगी, तभी तो उसका लॉग लेने पे जो वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है. अगर एक्सो होता
तो ln K2/K1 आप समझते हो, लेस देन 0 हो जाता, तो दिस मीन्स K2/K1 विल बी लेस देन 1, तो दिस मीन्स K2 विल बी लेस देन K1। ठीक है ना? तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोली थी वो क्लियर है अब, कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस the value of K equilibrium increases with increase in temperature। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए उल्टा हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है? सब चैप्टर कब तक चलेगा बच्चे? आज लेक्चर नंबर 2 है इसका। 1 महीना चलेगा इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयनिक मिला के। डेट नोट कर लो, आज क्या है? कल मिड टर्म एग्जाम है। मिड टर्म एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो, बहुत है। इफ रिएक्शन इज एंडो देन हाउ टेम्परेचर? अरे टेम्परेचर तो हम बढ़ा रहे हैं ना रिएक्शन का। कोई रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, मैंने नहीं करवानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने उस पूरे फ्लास्क को, राउंड बॉटम फ्लास्क को उठा के ना गैस पे रख दिया जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। तो अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा ना? बढ़ेगा या कम होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, की एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हो गया ये? आगे करें? चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास, हम जैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में होते हैं। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। कितना सिंपल है ना? जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे के सारे एक ही फेज में है, सारे के सारे गैसियस फेज में है। इसके अलावा कोई आप एक्वस फेज वाली भी रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर थी। सारे के सारे जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं सॉल्यूशन फेज में है। तो ये एग्जाम्पल्स होंगी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक फेज में नहीं हैं। व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स and products are not in same phase। जैसे क्या एग्जांपल हो सकती है? कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन आप करवा रहे हो, क्विकलाइम बन रहा है और CO2 बन रही है, तो कुछ सॉलिड्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ गैसेस भी इन्वॉल्व हैं, सब सेम फेज में तो नहीं है ना। तो ये हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है। या आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन सॉलिड होता है, Fe3O4 बन रहा है, सॉलिड है, और O2 बन रही है।
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन बन रही है। ओके, तो इसमें सॉलिड्स भी इन्वॉल्व हैं, गैसेस भी इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर आप Kc लिखोगे तो उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 आएगी, Kp लिखोगे तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉरी। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब भी एस्टेब्लिश होता है ना, आपने इतना ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि 50% रिएक्टेंट्स 50% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी एनीवेयर बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। वो रिएक्टेंट के पास भी ज़्यादा लाई कर सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोडक्ट के पास भी, तो वो भी देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिडल पॉइंट होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में कि 50% रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ऐसा नहीं होता है। कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा रहेंगे इक्विलिब्रियम पे या प्रोडक्ट ज़्यादा रहेंगे। अब वो रिएक्टेंट ज़्यादा रहेंगे या प्रोडक्ट ज़्यादा रहेंगे, वो हम कैसे डिटर्मिन करेंगे? वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से डिटर्मिन करेंगे। तो देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। किससे करेंगे प्रिडिक्ट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे डिटर्मिन करते हो? इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद प्रोडक्ट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, रेज टू द पावर जो भी कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो मैंने एक सिंपल सी ये रिएक्शन ले ली है जहाँ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो के इक्विलिब्रियम कुछ इसका ऐसा है। तो अगर तो देखो के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे 10 रेज टू द पावर 5 और मोर, तो इसका मतलब क्या है? या 10 रेज टू द पावर 3 और मोर। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो दिस मीन्स एट इक्विलिब्रियम आपका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। देखो, अगर के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा है तो दिस मीन्स जो न्यूमरेटर होगा वो बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स जो आपका डिनोमिनेटर है वो बहुत कम है, तभी तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। दिस मीन्स एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत कम होगी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट the reactants would be present in very minute amounts. And a large amount of product will be present. ऐसे होगा ना, बिल्कुल। के इक्विलिब्रियम अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा, प्रोडक्ट्स की अमाउंट इक्विलिब्रियम के बाद बहुत ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत कम होगी। तो दिस मीन्स कि अगर आप किसी सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ स्टार्ट करते हो, लेट से आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट ले लिया और इक्विलिब्रियम होने के लिए रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ दिया एक क्लोज्ड कंटेनर में, ताकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएं, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए उसमें। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जब आप देखोगे तो आपके पास जो रिएक्टेंट होगा वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में पड़ा होगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि ऑलमोस्ट जितना भी आपने रिएक्टेंट लिया था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट तो कुछ खास आपका बचा नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड टू गिव यू प्रोडक्ट्स। तो हम बोलेंगे द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। तो दिस मीन्स रिएक्शन
हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको। फिर अब के इक्विलिब्रियम अगर बहुत स्मॉल है, लेट्स से इसकी वैल्यू के इक्विलिब्रियम की है 10⁻⁻⁵ और लेस, तो ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो दिस मीन्स जो आपका न्यूमरेटर है वो बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है। अब आपके प्रोडक्ट्स बहुत कम है, एंड रिएक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। And reactants are present in large amount at equilibrium. देखो, अगर के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम बहुत कम होंगे, रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने इनिशियली किया कि आपने रिएक्टेंट्स लिए, क्लोज कंटेनर में डाल दिया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए छोड़ दिया। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं और मेनली आपके पास रिएक्टेंट्स पड़े हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी रिएक्टेंट्स आपने लिए थे ऑलमोस्ट उतने ही पड़े हैं, बहुत ही कम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो आप यही समझोगे ना कि रिएक्शन ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं है इस केस में। तो वी कैन से दैट रिएक्शन doesn't proceed in forward direction। ठीक है, नहीं, आप सेकंड वाले केस को ये नहीं बोल सकते कि रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड। रिएक्शन हो चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाने के लिए हमने बहुत देर तक कंटेनर को छोड़ के रखा था। कि इक्विलिब्रियम हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि जब आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद आप कॉन्सेंट्रेशंस देखोगे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, यू विल रियलाइज कि प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है, रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट एज इट इज ही पड़े हैं जितने आपने लिए थे। या इसको आप ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट्स या मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, तो ये आपके जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करवाते हो ना, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो दिस मीन्स कि जो आपका रिएक्शन है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जा रहा है, कि रिएक्टेंट्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पड़े थे। ठीक है, और सेकेंड वाले केस में जब के इक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो आपकी प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। हाँ देखो, जब के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा होता है ना तो आप बोलोगे कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो बन गए। जब के इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेट्स से 10⁻20 के स्केल पे है, तो प्रोडक्ट्स ऐसे सिनारियों में बहुत ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स बहुत कम है, तो आपके रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बहुत ही कम बन रहा है। तो इस रिएक्शन को आप ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल बोल सकते हो। ये हो गया, आगे कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, केसी वगैरह गिवन है, तो क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग गोज मोस्ट नियरली टू 100% कंप्लीशन। कौन सी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जा रही है। देखो, ये जो रिएक्शन है इसका तो केसी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ना प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। ये तो रिएक्शन हिल ही नहीं रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रही,
बहुत ही ढीठ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना बड़ा मुश्किल है, इसमें प्रोडक्ट मिलेगा बहुत ही कम। केसी देख रहे हो ना, प्रोडक्ट किस केस में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा? एट इक्विलिब्रियम। देखो केसी जिसके लिए बहुत ज़्यादा है, उस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, रिएक्शन विल ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। सी आपका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए ना हम एक नई क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे विच इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट डिनोटेड बाय Q। तो हमारे पास A मोल्स ऑफ A है जो कि B मोल्स ऑफ B के साथ कंबाइन कर रहा है, C मोल्स ऑफ C बन रहा है और D मोल्स ऑफ D बन रहा है। तो हम इसका रिएक्शन कोशेंट कैसे डिटरमिन करेंगे? QC मतलब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी कर सकते हो आप रिएक्शन कोशेंट को डिटरमिन, और प्रेशर की टर्म्स में भी कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी कर सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। तो आप सोचोगे कि सर इसमें नया क्या है? तो यही तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था या नहीं था? अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखते हैं तो वो क्या आता? वो भी ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो फिर ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट क्या है? कुछ तो पॉइंट होगा ना। पॉइंट ये है कि केसी का एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो ना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, दीज आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद की जो कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, तो वो सारी कॉन्सेंट्रेशंस आप मेजर करते हो। तो दीज आर concentrations measured after the equilibrium point और simply equilibrium concentrations होती हैं। तो Kc can only be calculated when you have concentrations available after equilibrium। तो जब equilibrium आपका establish हो जाएगा उसके बाद आप concentrations measure करोगे और उसको जब इस expression में डालोगे तब जाके आपके पास Kc आएगा। QC reaction quotient आप कभी भी calculate कर सकते हो किसी भी point of time पे, even when the equilibrium is not established। जब equilibrium आपका established नहीं हुआ है तब भी आप QC determine कर सकते हो। तो these are the concentrations at any time। तो जो reaction quotient in general can be calculated at any instant। while Kc can only be calculated after the equilibrium gets established। when the equilibrium is established। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस कहाँ आती है। देखिए, इफ QC इज लेस देन KC, दिस मीन्स कि हमारे पास रिएक्टेंट्स अभी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम है इन कंपैरिजन टू KC। रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हैं, प्रोडक्ट्स कम है, तो भी रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट्स बनेंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। जैसे Kc की वैल्यू आपकी 0.5 है और QC की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है तो 0.4 आई है, तो QC इज लेस देन KC। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रिएक्टेंट से अभी प्रोडक्ट्स हम और बना सकते हैं। रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है,
इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाता है, तो रिएक्टेंट्स को क्या करना है, हमने रिएक्टेंट्स ज्यादा थे उसको कम करना है, प्रोडक्ट्स कम थे उनको ज्यादा करना है, तो हमने रिएक्शन को कहाँ लेके जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी आपका क्यूसी केसी से कम आएगा, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्यूसी केसी से ज्यादा है तो होगा क्या, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इस केस में, लेट्स से दिस इज 0.6 नाउ, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूमरेटर ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है। प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट ज़रूरत से कम है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाने के लिए प्रोडक्ट से आपको रिएक्टेंट बनाने पड़ेंगे, मतलब रिएक्शन हैज़ टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा आती है, या इन जनरल QP की वैल्यू KP से ज़्यादा आती है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल है, तो फिर रिएक्शन, अगर ये वैल्यू 0.5 है तो QC और KC तो इक्वल ही हैं, मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जितने इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए थे उतने ही हैं, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो दोबारा से जल्दी से बता दूं, अगर QC KC से कम है, ये वैल्यू अगर 0.4 थी, तो इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स अभी कम है, रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। रिएक्टेंट्स को कम करेंगे, प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। और अगर ये वैल्यू 0.5 होती तो QC और KC बराबर हैं, तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ये जरूरी नहीं 0.5 हो, कुछ भी हो सकती है। KC लेट से आपका 0.2 भी हो सकता है, तो QC भी अगर 0.2 है तो दिस मीन्स QC और KC बराबर हैं, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो जो कॉन्सेंट्रेशंस होनी चाहिए थी वो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, तो रिएक्शन कहीं नहीं जाने वाला, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, लेट से KC 0.2 एंड QC 0.4, तो हमारे पास जैसे प्रोडक्ट सब ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जितने इक्विलिब्रियम पे नहीं होने चाहिए ना। रिएक्टेंट्स हमारे पास कम है, प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा पड़े हैं, रिएक्टेंट्स कम है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना देंगे, रिएक्शन को पीछे लेके जाएंगे, तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन वेन एवर QC विल बी ग्रेटर देन KC। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन क्वोशिएंट की सिग्निफिकेंस है कि ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है या इक्विलिब्रियम पे है। चलो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद ऑफ करेंगे। तो हमारे पास 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है, 6 ग्राम्स हाइड्रोजन है, दोनों को आपने मिक्स किया है, और इक्विलिब्रियम पे 17 ग्राम्स अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम आपने बताना है कि कितना कितना है, तो ये बताइए जल्दी से। आप लोग बोल रहे हो कि सर लिखते लिखते हाथ दर्द हो रहे हैं, तो आप देखो, आप उतना ही लिखते हो जितना मैं लिखता हूँ। तो चलो कर लिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्यों लिखते हो आप लोग, सब क्लास असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी ऐसे इक्विलिब्रियम की हमें नॉलेज चाहिए ही नहीं, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है। देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके एमोनिया बना रही हैं, तो इनिशियली हमारे पास 28 ग्राम्स नाइट्रोजन थी,
तो दिस मीन्स वी इनिशियली हैड 2 मोल्स हाइड्रोजन। तो जो सिंटेक्स मैं फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कोशिश करो कि आप भी उसी तरीके से करो, तो क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। और आपके पास 6 ग्राम्स हाइड्रोजन थी, दिस मीन्स 3 मोल्स हाइड्रोजन थी, और सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल्स हाइड्रोजन है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, जितने भी टाइम में हुआ, हमने क्या लेना है कि लेट्स से इसके एक्स मोल्स डिसोसिएट कर गए। जब नाइट्रोजन के एक्स मोल्स कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन के 3x मोल्स कंबाइन करेंगे, अमोनिया के 2x मोल्स बनेंगे। तो 2x मोल्स ऑफ अमोनिया का वेट कितना होगा इनटू इट्स मोलर मास। तो वेट ऑफ अमोनिया विल बी 2x इंटू 17, और ये आपको दिया हुआ है 17 ग्राम्स। तो दिस मीन्स 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास हाफ मोल तो नाइट्रोजन बचेगी और 3/2 मोल्स हाइड्रोजन बचेगी। तो हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना है, इट इज 14 ग्राम्स, और 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का वेट कितना है, इट इज 1.5 इंटू 2, दिस इज 3 ग्राम्स। तो 14 ग्राम्स नाइट्रोजन बच गई है और 3 ग्राम्स हाइड्रोजन बच गई है। ओके चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का बस। तो हमारे पास ये कंपाउंड है विच इज सॉलिड, अमोनिया दे रहा है, CO2 दे रहा है आपको, दिस शुड बी NH4, अमोनियम कार्बामेट है ये। चलो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ये सॉलिड है और बाकी आपको गैसेस मिल रही हैं। Kp आपको इस रिएक्शन का गिवन है, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे आपने ऑब्वियसली क्लोज चेम्बर लिया होगा, तभी हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो जैसे आपने सॉलिड अमोनियम कार्बामेट ले लिया यहाँ पे, और ये डिकम्पोज कर रहा है टू गिव यू अमोनिया एंड CO2। तो ये सॉलिड डिकम्पोज कर रहा है और आपके पास यहाँ पे कुछ अमोनिया होगी, कुछ CO2 है। आपको Kp गिवन है इस रिएक्शन का, तो यू हैव टू डिटरमिन द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट इक्विलिब्रियम। कैसे करोगे ये आप? तो ये रिएक्शन सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इनिशियली आपने ये कुछ भी अमाउंट ली होगी इसकी, कुछ डिकम्पोज कर जाएगी, कुछ आपके पास अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में अमोनियम कार्बामेट पड़ा होगा, बट फिर भी ये कुछ प्रेशर तो नहीं ना लगाएगा। सॉलिड्स कभी भी प्रेशर नहीं लगाते हैं, तो ये वैसे भी Kp के एक्सप्रेशन में तो आना ही नहीं है। Kp का एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, इनिशियली यू हैड टेकन सम A moles of this compound. Once the equilibrium is established, let's say X moles of this compound have dissociated, 2X moles of ammonia will be formed and X moles of CO2 will be formed. तो मैं ये बोल देता हूँ कि X moles of CO2 जो बन रहे हैं उनका P प्रेशर है, P पार्शियल प्रेशर है। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर P है तो अमोनिया के मोल्स इन कंपैरिजन टू CO2 के मोल्स के डबल हैं। तो इफ द मोल्स ऑफ अमोनिया आर डबल, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर भी होगा वो भी CO2 के कंपैरिजन में डबल आएगा। तो हमें पता लग गया कि प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2P एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज P। तो आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। Kp की वैल्यू आपको गिवन इट इज 2.9 × 10⁻⁵। दिस इज
2p² इंटू p, तो 4p³ विल बी इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको आप सॉल्व कीजिए और p की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। P will come out to be 0.019 atm। तो ये प्रेशर किसका आया है, ये सिंपली P आया है। हमने टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर देखिए क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ, कुछ एमोनिया भी प्रेशर लगाएगी, CO2 भी प्रेशर लगाएगी, दोनों का सम होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2p प्लस p, दिस इज 3p, और 3p की वैल्यू है 0.019, तो इसको 3 टाइम्स करोगे तो दिस विल बी 0.057 atm। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकाला है हमने, तो हमारा आंसर कितना आया, दिस इज C। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमने एक सॉलिड लिया था जो कि डिकम्पोज कर रहा है टू गिव यू एमोनिया एंड CO2। तो इनिशियली लेट से आपके पास कुछ मोल्स ऑफ एमोनियम कार्बामेट थे, एट इक्विलिब्रियम x मोल्स इसके डिकम्पोज कर गए। अगर इसके x मोल्स डिकम्पोज किए हैं तो एमोनिया के 2x मोल्स बनेंगे, CO2 के x मोल्स बनेंगे। लेट से x मोल्स ऑफ CO2 जो बनी है उसका प्रेशर P है, उसका अगर प्रेशर P है तो एमोनिया का प्रेशर कितना होगा, एमोनिया के मोल्स डबल है ना CO2 के कंपैरिजन में, तो उसका प्रेशर भी डबल होगा। तो ये अगर प्रेशर P है, अगर CO2 का प्रेशर P बिल्ड हुआ है तो एमोनिया का प्रेशर 2P बिल्ड होगा, और जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ प्रेशर ऑफ एमोनिया एंड प्रेशर ऑफ CO2, तो ये 3P होगा। अब P हम कैसे डिटरमिन करेंगे, हम Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर दिस इक्विलिब्रियम, और वो क्या आएगा, इट विल बी प्रेशर ऑफ एमोनिया का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2। ये तो Kp के एक्सप्रेशन में शो अप नहीं करेगा जो सॉलिड है, तो Kp इज इक्वल टू 4p³। P आपने डिटर्मिन कर लिया और फाइनली टोटल प्रेशर निकाल लिया। ठीक है, A-x कैसे आया, अरे A मैंने कुछ भी अमाउंट ले ली इस सॉलिड की, ये A इनिशियल मोल्स थे, और आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया x मोल्स इसके डिसोसिएट कर गए, बचेगा कितना, ये A-x बचेगा ना। तो ये तो बस लिखने का तरीका है ना, इसके 2x मोल्स बनेंगे, इसके x मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।